तो फ्रेंड्स हमने ये सीख लिया है कि एनसीईआरटी बुक हमें कहाँ से खोलनी है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था और ये चैप्टर 1 विलियन हमने कर लिया था। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने कर लिया था। तो आप लोग देखना चाहेंगे तो पिछले वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमें बुक कहाँ से खोलनी है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ऐसा वीडियो बना लेते हैं जिसमें देखते हैं मैक्सिमम कितना कवर हो पाता है। जैसे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक दिया हुआ है, तो कम से कम एक बार गो थ्रू हो जाएँ कि इस पूरे केमिस्ट्री में, मतलब ये हमारा ओवर हो जाए फिर कि इस पूरे केमिस्ट्री पार्ट 1 में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, कितना-कितना टाइम लगेगा पढ़ने में और क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो कि हमको 2 मार्क्स क्वेश्चन में या 4 मार्क्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लिया था चैप्टर 1। अभी हम चैप्टर 2 को ओपन करते हैं। चैप्टर 2 देखते हैं क्या है। देखिए चैप्टर 2 क्या है, विद्युत रसायन। रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार अपोजिट देखेंगे तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है जो कि स्वतः ही अग्रसरित नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है। तो साइड पे ये हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और उसको कैसे हम कवर करें, शॉर्ट टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कवर कर सकते हैं। पहले आपको एक बार उद्देश्य देख लेना है बगल में, ठीक है, जिसमें प्रतिरोधकता, चालकता, मूलर चालकता ये सब का दिया हुआ है। फिर आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक चालकता में विभेद कैसे होता है ये दिया हुआ है। और इस तरफ आप देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर विद्युत रासायनिक सेल, देखिए कभी कभी ना ये डैनियल सेल का संरचना, कार्यविधि, देखिए एकदम सिलेबस से लाइन टू लाइन पढ़ने से, हाँ पढ़ना ही चाहिए सिलेबस तो, कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया दिया है या अभिक्रियाएं दी हैं तो कभी भी कुछ भी पूछ लेता है अभिक्रिया से रिलेटेड। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल, ये डैनियल सेल के बारे में दिया है ना। ये फोटो देख लीजिए आप। गैल्वेनिक सेल है, इसमें देखिए ये जैसे इलेक्ट्रोड विभव लिखा है ना, तो इलेक्ट्रोड विभव पे हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन पे हो सकता है, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट, 2 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ना आप ये देखिए जो किनारे में जो ब्लैक ब्लैक लिखा है इस पे ज़्यादा फोकस करना है हमको, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। ठीक है, किस प्रकार से मापन होता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो या फिर ये इक्वेशंस दिख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमको, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ही। हम जानते हैं कि ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था क्या होती है। फिर देखिए नैनस्ट समीकरण, नैनस्ट समीकरण, ये कुछ कुछ जो मतलब कीवर्ड्स हैं ना, नैनस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक में भी कि हमको कहीं पे देखने को मिल जाए। एक बार हम ये देख ले रहे हैं, मैं भी आप ही के साथ देख रही हूँ कि इसमें है क्या क्या। विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, मान लीजिए अब गिब्स ऊर्जा ही पूछ ले, हमको पता ही नहीं गिब्स ऊर्जा। ठीक है, अगर हमको कुछ याद भी नहीं है ना और हमको पता है कि गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है, तो भी हम 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स कुछ तो मिलेगा। 0 जो मिला है उसकी तुलना में कुछ तो मिलेगा। फिर ये जो विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व है ना, प्रतिरोधकता, ये देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A है ना, ये लंबाई और क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आप PYQ में देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हम जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम सिर्फ ना एक बार देख रहे हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़। ठीक है, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, ये सारे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सांद्रता के साथ चालकता या मूलक चालकता में परिवर्तन, यही क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए कि सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है ना चालकता को और मूलर चालकता को, तो ये हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल ये सब सब आप वो कर दीजिएगा, है ना, स्किप कर दीजिएगा। कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, है ना। अब ये कोलराउश महोदय मान लीजिए कहीं मिल गए एग्जाम में, तो उनको पता तो रहेगा किस चैप्टर से ये अवतरित हुए हैं, किस चैप्टर से आए हैं ये। विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के बारे में डेफिनेशन और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हमको आना चाहिए। माइकल फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है ये आना चाहिए, उससे रिलेटेड एक दो ठे फॉर्मूला आना चाहिए। विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है, कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है ना, ये रिएक्शन कैसे होते हैं और कैथोड और एनोड पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो,
फिर बैटरियों के बारे में एक बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए कि एनोड कैथोड क्या होते हैं और कैसे कैसे रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं उसमें। फिर सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं फ्रेंड्स। फिर देखिए बैटरियों के बारे में, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, ईंधन सेल क्या होता है उसके बारे में दिया है। संक्षारण मतलब कि कोरोजन, ठीक है, कोरोजन के बारे में दिया है। कोरोजन भी आता ही है क्वेश्चन में, कितने प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ देखिए सारांश, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर चैप्टर के बाद ना एक बार सारांश देख लीजिएगा। तो सारांश में रेडॉक्स अभिक्रिया दिया है ना, गैल्वेनिक सेल दिया है। देखिए जो काला काला दिख रहा है ना, ब्लैक में जो हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे दिया है गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, रेडॉक्स अभिक्रिया, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। फिर आपका ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन, मुलर चालकता कब बढ़ती है कब घटती है ना। आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या होता है। बैटरियां एवं ईंधन सेल। ये जो हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अलग से लिख के, ताकि अगर ये कभी टकरा जाए क्वेश्चन पेपर में तो हमको आइडिया रहे कि कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला तो हमने कर लिया। चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 में क्या क्या है। फास्ट ही देखेंगे इसको, इसलिए देखेंगे कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इन सब चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसको आप सिलेबस से थोड़ा सा मिला लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि देखिए सिलेबस से बाहर भी आ जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार अगर हमारे आंखों के सामने से गुजरा रहेगा ना, तो हमको ये तो पता चलेगा ना कि किस चैप्टर में क्या था। तो कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो हम आंसर में डाल ही सकते हैं कि ये इससे संबंधित है ना। जैसे राउल्ट का नियम आ गया तो हमको विलियन से संबंधित है पता रहना चाहिए। ये लेक्लांशी सेल है, सेल के बारे में ही आ गया तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है, ये पता रहे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है ना, तो थोड़ा बहुत भी हम कम से कम आधे मार्क्स, आधे नहीं तो 1/4 मार्क्स कुछ तो गेन कर लें ब्लैंक छोड़ने से अच्छा। अभी देखिए थर्ड चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए आप ये इसके सामने आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिएगा लास्ट ईयर का मेंस का, ठीक है। मैंने एक वीडियो इस पर बनाया हुआ भी है। और अब आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इस एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार रासायनिक बलगतिकी से, ठीक है। मैं सिर्फ दिखाते जाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये मजाक नहीं है, ये इसमें कितनी गंभीरता है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, आप सीधे उद्देश्य देखिए, जो बगल का उद्देश्य है इसमें आप नीचे देखिए, लास्ट में देखिए कोलिजन थ्योरी, 4 मार्क्स क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, संघट्टवाद या कोलिजन थ्योरी। उसके ऊपर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके अलावा जो वेग स्थिरांक की अभिक्रियाओं की सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक की निर्भरता, किस प्रकार से एक रिएक्शन को टेम्परेचर, प्रेशर और मतलब उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, देखिए मेरे दिमाग में नहीं आ रहा बिल्कुल से। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन तो लगातार आए हुए हैं। अब मैं क्या ही कहूँ, अब अंदर का आप देखिएगा, अंदर में तो और डिटेल में है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया वेग, सिर्फ लेफ्ट साइड को आप देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल सब छोड़ दीजिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देखते जाइएगा, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कारक मतलब वही कि ताप, दाब, उत्प्रेरक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की कोटि, 2 मार्क्स क्वेश्चन याद आया आप लोग को, जो दिए होंगे उनको याद आ रहा होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये लगा रही है तो सिलेबस से बाहर आ गया, अब कहाँ से लिखें, बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उस समय। मैक्सिमम लोगों को ना दोस्तों 0-0 मार्क्स मिले हैं। जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है ना साइंस के, सब 0-0। कम से कम कुछ तो आता, कुछ तो लिख देते, शून्य कोटि की अभिक्रिया, कुछ फार्मूला ही लिख देते, एक आध लाइन डेफिनेशन लिख देते, तो भी 0.5 मार्क्स या कुछ तो मिल जाता। तो देखिए कहाँ से आए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर आप लोग रख लीजिएगा। आप लोग को यदि मतलब मेरी बात को थोड़ा सा अगर आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे, जो नए अभ्यर्थी हैं जो दिए ही नहीं हैं, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और फिर उससे मिलान करिए। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ताप मैंने बताया, ताप पे, दाब पे, है ना। उत्प्रेरक पे किस प्रकार से निर्भर होता है। हाँ मुझे याद आ गया दोस्तों, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है बिल्कुल। देखिए जिसको जिस भाषा में समझ में आता हो, मेन बात है कि आंसर लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 था, आप लोगों ने देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कितने सारे क्वेश्चन इससे कवर हुए। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक किए हैं और लगभग हमारे 6 से 7 क्वेश्चन अब तक लास्ट ईयर के कवर हो चुके हैं।
केमिस्ट्री के। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 खोलते हैं। मैं भी आप लोग के साथ ही खोल रही हूँ ना, तो इसलिए अगर कहीं आप लोग को लगे कि कुछ सुधार की गुंजाइश है या कुछ आप अपने से सिलेबस वाइज देखना चाहें तो बिल्कुल देख लीजिएगा। मैंने सिलेबस इसलिए नहीं खोला है यहाँ पे कि मैंने क्वेश्चंस देखा है लास्ट ईयर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे और बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से ये सारे क्वेश्चन आ गए, और मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी खोजने के बाद यहाँ मिले, तो एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो मटेरियल तो मिल गया कम से कम, कि क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने खोला क्या, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं क्या है। दोस्तों नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए धीरे खुल रहा है, हो सकता है वीडियो का टाइम बढ़ जाए, लेकिन आज हम इसको करके ही जाएंगे कि हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया कहाँ से था, कहाँ कहाँ पे चीज़ें ब्लॉक हो गई और कहाँ से हमको निकलना है। देखिए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये सब आया था ना, जो दुर्लभ मृदा धातुओं का मतलब वो गुण लिखिए, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लेफ़्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। देखिए ये सब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। देखिए आप लोग खुद ही उसको कोरिलेट करिए कि देखिए संक्रमण ब्लॉक कौन सा होता है, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में क्या स्थिति होती है इनकी, डी ब्लॉक कहाँ होता है, एफ ब्लॉक कहाँ होता है, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। गुणों के बारे में आया था ना, ये तो बहुत लॉन्ग नोट में आया था, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स वाले में भी आया है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, उनकी पूरी क्वालिटी हमको लिखनी थी। ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी भी कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभवों की प्रवृत्तियाँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको ये पता चल जाए ना कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहता, तो इसको तो आप रट के घोल के पी जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हमको पता तो रहे कि हमको 10th एनसीईआरटी से भी ऊपर जाना है। चुंबकीय गुण, अंतरकाशी यौगिकों का बनना, उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है, मान लीजिए ये डी और एफ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी कि इस बार आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। देख लीजिए आप लोग मेरे साथ, तो आप देख ही रहे हैं। परमाणु एवं आयनिक आकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमेशा क्वेश्चन आता है अगर किसी भी ब्लॉक का आया ना, तो ये सब मेन मेन गुण होते हैं उनके कुछ, जैसे कि परमाणु आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे घटता है कि बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या स्थिति है, ऑक्सीकरण अवस्था, अपचायक अवस्था, है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में अंतर क्या होता है, उनके गुणों में क्या क्या अंतर। अब आते हैं हम सारांश पे। ठीक है, सारांश जो कि हमको सभी चैप्टर्स का सारांश और वो जो ऊपर वाला उद्देश्य है, ये तो देख के ही जाइएगा तो पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। तो इसमें जो जो हाईलाइटेड है ब्लैक से दिख रहा है आपको, एंथैल्पी वगैरह दिया है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए लेंथेनॉइड आकुंचन ही आ गया, तो ये क्या होता है देख लीजिए। आयनिक त्रिज्या में जो क्रमिक ह्रास होता है उसको आकुंचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा चैप्टर 4। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 खोल के देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर होता है उसमें, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तो हम केमिस्ट्री पार्ट 1 देख रहे हैं ना, मतलब रसायन विज्ञान पार्ट 1 देख रहे हैं। इसी तरीके से हम रसायन विज्ञान पार्ट 2 भी देखेंगे। उप सहसंयोजक यौगिक देखिए, ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक है चैप्टर 5 में। तो उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, एक केंद्रीय क्या होते हैं, समावयवता क्या होती है, दैनिक जीवन में इनका क्या प्रयोग होता है। मेन तो यही है दैनिक जीवन में इनका प्रयोग, जैसे क्लोरोफिल हो गया है ना, आयरन, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12। ठीक है, इस ये जो रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें होती है ना, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर देखिए किसके कारण कौन सा कलर होता है, पीला, हरा, बैंगनी, नील, लोहित, ये सब दिया हुआ है। उपसंयोजक यौगिक भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अब मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन कौन सा आया था ना, देखते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। अभी मैं क्वेश्चन पेपर तो लेके नहीं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी जैसे जो मेमोरी में है, देखिए आया तो नहीं था, लेकिन ये ध्रुवण समावयवता है ना, इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, तो उस समय हमको समझ नहीं आएगा कि है क्या। ठीक है, बंधनी समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता। इंग्लिश मीडियम वाली बुक खोल लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको मिल जाएगा।
और अगर डिटेल में देखती हूँ, समय मिलेगा यदि पढ़ाऊँगी तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूँगी। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ बगल में भी लिखा हुआ है सारा चीज़, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल क्या है। खैर ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनमें रंग किस किस चीज़ के कारण होता है ना, ये हम देख सकते हैं। देखिए कुछ रत्न होते हैं जो आप लोग पहनते हैं ना, जैसे माणिक के रूबी पहनते हैं और पन्ना पहनते हैं, तो वो सब उसका कंपोजिशन क्या है, ये प्रीलिम्स में ज़्यादा आता है। मेंस में जैसे बेरिल, देखिए ये बहुत ज़्यादा आ रहा है ना आजकल, ये कि छत्तीसगढ़ में बेरिल कहाँ मिलता है, गरीबों का हीरा जिसको कहा जाता है, जैसे जशपुर वाले एरिया में है, रायगढ़ वाले एरिया में है, ठीक है। और एक दो जगह ये एग्ज़ाम में आया भी था, बेरिल कहाँ कहाँ मिलता है। देख लीजिए बेरिल मिल गया यहाँ पे, है ना, Be3Al2Si6O18 इसका फॉर्मूला है। तो ये बेरिल यहाँ मिला, ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, आया था। ये प्रीलिम्स में भी आया है, मेंस में भी आया है। उपसंयोजक यौगिकों का महत्व एवं अनुप्रयोग, हाँ ये महत्व और अनुप्रयोग हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये यौगिक खनिज, पेड़ पौधे, जीव जगत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, तो इसका उपयोग भी है। उपयोग है तो कहाँ कहाँ उपयोग है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का कन्वे करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। फिर विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन। तो उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं ये भी तो एक आइडिया लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, रसायन पार्ट 1 का, ठीक है। इसी तरीके से एक वीडियो में रसायन पार्ट 2 का करेंगे। ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे टकराएगा ज़रूर। और इसी तरीके से ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का हम कंप्लीट कर लेंगे ना, और साथ में NCERT 10th वाला तो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 12th से आ रहा है तो NCERT 10th छोड़ दिए, वो बेसिक था। ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि और जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे वो कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे हमको सारा मिल गया है। अब हम जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा ना उसमें सेलेक्ट सब्जेक्ट करके फिर से केमिस्ट्री पार्ट 2 खोल लेंगे, और उसके भी जो 1 से 5, 6, 7 जितने भी चैप्टर होंगे वो सारा एक में कर लेंगे। तो मोटा मोटा आइडिया हमको मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको हो सकता है कि काफ़ी यूज़फुल लगे, और सेल्फ स्टडी का कोई और रास्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ बता सकती हूँ कि ये यहाँ से आ रहा है, या कोई टॉपिक कठिन लगे तो उसको इलाबरेट करके आसान तरीके से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन फाइनली पढ़ना आप ही को है, नोट डाउन आप ही को करना है, और वहाँ एग्ज़ाम में आप क्या लिख के आएंगे वो भी आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। तो मेहनत करिए, ठीक है। गाइडेंस के साथ साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।